एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 2 हो जाता है और लेसन आपका फर्स्ट हो जाता है। हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे हैं? तो हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पर डिस्कस कर रहे हैं। यही तो आपका सब्जेक्ट है ना। और इसमें अगर लेसन की बात की जाए तो लेसन इसका क्या हो जाता है, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, है ना। यानी आपका क्या हो जाता है, पहले हम लोगों ने शैक्षिक मापन को जाना और मूल्यांकन के भी बारे में जाना। अब इसके बाद हम लोग मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और शैक्षिक मापन को भी डिस्कस करते हुए साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन का मतलब क्या होता है, यानी किसी भौतिक राशि का परिमाण यानी संख्याओं में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है, तो संख्याओं में व्यक्त करने को कहा जाता है, मापन कहा जाता है। और जो मापन की अगर बात की जाए तो मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। जैसे किसी चीज की तुलना करना होता है ना, तो वो तुलना करने की एक प्रक्रिया है और इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा में की जाती है और इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। और अगर थोड़ी सी बात की जाए तो एक मापक क्या होता है, एक मापक मानचित्र पर वास्तविक दूरी और जमीन पर वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात है और मापक को 3 तरीकों से दर्शाया जा सकता है। ये देखिए, ये कथात्मक, प्रदर्शक, भिन्न और रेखात्मक मापन तरीका हो जाता है। इस प्रकार से आपका हो जाता है और इसमें चीजों को समझ लेते हैं। इसमें व्यक्तियों का मापन मूल रूप से सामाजिक, आर्थिक स्तर के 3 कोटियों में किया जाता है, जैसे उच्च स्तर वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में किया जाता है। और इसके अगर कार्य की बात की जाए तो मापन यानी जो मापन की क्रिया की सहायता से चरों को परिमाण में आंका जाता है। किसको आंका जाता है, तो चरों को परिमाण में आंका जाता है। और मापन किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का नहीं होता बल्कि उनके गुणों का होता है। यानी जब मापन होता है तो वो किसी व्यक्ति यानी किसी मनुष्य या व्यक्ति विशेष या किसी कोई विशेष व्यक्ति उसके बारे में नहीं होता है। किसके बारे में नहीं होता है, तो व्यक्ति के या उसके व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं होता है, उसके गुणों के बारे में होता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण कि बुद्धि की लब्धि को मापन प्रक्रिया में यानी मापन प्रक्रिया से अंकों में बदल लिया जाता है। परीक्षण एक साथ बड़े समूहों पर प्रशासित हो सकते हैं, जैसे जोशी बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण आदि, ये सब हो जाते हैं। ठीक है ना। और अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो मापन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, व्यक्तियों में जो गुण होते हैं ना, व्यक्तियों के गुणों का मात्रात्मक रूप से अध्ययन करना, ये क्या होता है, ये मापन का मुख्य उद्देश्य होता है। किसका होता है, तो मापन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, तो मापन का मुख्य उद्देश्य आपका हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्य उद्देश्य हो जाता है व्यक्ति के गुणों का मात्रात्मक रूप से अध्ययन करना। यद्यपि हम किसी विशेष समूह में व्यक्ति के समस्त गुणों का मापन नहीं कर सकते, बल्कि हम उनके गुणों का भी मापन कर सकते हैं। जैसे हमें उनके कुछ गुणों का चयन करने की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि सभी के गुणों को, जैसे कि हम किसी के कितनी बुद्धि लब्धि है उसको मापना होता है कि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे 90 से 110 यानी इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 110 होती है। तो ये कैसे बच्चे कहलाते हैं, तो ये सामान्य बच्चे कहलाते हैं। और अगर इनकी बुद्धि लब्धि होती है 140 से अबव होती है, कुछ बच्चों की 140 होती है और कुछ बच्चों की प्लस होती है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। तो कैसे पता चला कि इनकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो इनका मापन हुआ, है ना। तो यानी किसी मनुष्य का नहीं, उसके जो गुण है उनकी जांच हुई, यानी उनका मापन हुआ। तो यही क्या कहलाता है, यही मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है, तो मापन कहा जाता है। यानी किसी भौतिक राशि का परिमाण ये हो जाता है, तो संख्याओं में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है, तो संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। और मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया, यानी तुलना की जाती है ना, कि किसी चीज से किसी चीज की तुलना करना। तो ये क्या होता है, ये मापन
कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मापन के बारे में जाना। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मापन क्या होता है, कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है, और मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया होती है। और आप यहाँ पे समझ लें कि जो मापन होता है, मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना है। यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो मापन हो जाता है, जो मापन होता है वो किसे कहते हैं, तो मापन का अर्थ किसी अज्ञात, जो अज्ञात का मतलब जो ज्ञात नहीं होता है ना, राशि से ज्ञात राशि की तुलना करना। किसी मापन के परिमाप को एक संख्या और उसके संबंध किसी मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है, और प्राचीन काल से मापन के लिए हाथ, फुट, गज, पग, अंगुल और मुट्ठी आदि का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब है कि हर एक चीज को मापने का एक क्या होता है, तो एक मापने का एक तरीका होता है, और उसको किसी ना किसी तरह से मापा जाता है। जैसे लंबाई को किससे मापते हैं, तो लंबाई से, फुट से, इंच से, इससे मापते हैं ना। अब जैसे कोई चीज है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जैसे किलोग्राम का, है ना, इसका यूज करते हैं। यानी जो जैसे आपने 1 किलो चीनी खरीदी, तो 1 किलो चीनी आपको कैसे पता चली कि 1 किलो है, यानी आपने 1 किलो यानी 1 केजी बाट से उसकी तुलना, क्योंकि जब चीनी रखी जाती है तो पहले पल्ला कैसा होता है, तो जैसे आपका पल्ला हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका पल्ला है, तो पहले तो ऐसे बराबर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इसमें एक में बाट रखा जाता है, यानी कि 1 केजी रखा जाता है, और इसमें क्या होता है, यानी ये नीचे रखा होता है, इसमें रखा होता है, और ये पल्ला यानी ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं रखा गया है। और जब चीनी रखी जाती है, तो जब बराबर बराबर मात्रा में हो जाती है, यानी 1 किलो का ये बाट है और 1 किलो इसमें चीनी है, तो यानी जब बराबर हो जाता है तो हमें ज्ञात हो जाता है कि ये 1 किलो चीनी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब जैसे किसी चीज को मापना है, मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए, तो वहां पे कैसे, तो जब आपको इंची टेप से नाप के दिया जाता है, यानी कि आपको 100 सेंटीमीटर, यही तो होता है ना, तो आपको पता हो गया ये 1 मीटर कपड़ा ये हमारा है। तो इस तरह से ये प्राचीन काल से चला आ रहा है कि किसी ना किसी चीज से मापा ही जाता है, जैसे हाथ से, फुट से, गज से, पग से, अंगुल से, मुट्ठी आदि द्वारा क्या होता है, चीजों को मापा जाता है, और यही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो मापन हर एक चीज का किया जाता है। जैसे आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो इसका भी मापन किया जाता है कि आप कैसी बुद्धि के हो, है ना। तो इसमें आपका जो आप मनुष्य हो वो गणना नहीं की जाती है, आप में जो खूबी है, यानी जो गुण है, कि आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है, आप प्रतिभाशाली बालक हो या आप सामान्य बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो। तो क्या होता है, जब मापन किया जाता है तो इसके द्वारा जानकारी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने मापन को समझा, जो हम लोगों ने ना फर्स्ट लेक्चर जो आपका हो जाता है उसमें भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। उस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, वहां से भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि चीजें जब भी समझी जाती है तो स्टार्टिंग से समझी जाती है, और स्टार्टिंग से जब आप चीजें सीखेंगे तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी, वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि आखिर ये चीज अगर ऐसी है तो ऐसी क्यों है। लेकिन जब आप फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखेंगे, उसके बाद थर्ड लेक्चर, यानी कहने का मतलब है कंटिन्यू चीजों को सीखेंगे, तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन को समझते हैं, फिर उसके सोपानों को समझते हैं। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं, पहले हम किताबी भाषा में समझेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन एक घटना नहीं है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति, विचार या स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सोपानों से गुजरना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित है। शैक्षिक उद्देश्यों का चयन, उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना, अधिगम परिस्थितियों की पहचान, उपयुक्त परीक्षण पर विधि का चयन, परीक्षण पर विधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा, निष्कर्ष निकालना, भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि करना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, सबसे पहले हम मूल्यांकन के बारे में जानेंगे और उसके बाद सोपानों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन आपका हो जाता है, और मूल्यांकन जो है किससे बना है, मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मूल्यांकन को इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्य का अंकन करना। यानी मूल्यांकन का क्या मतलब हो जाता है, तो मूल्यांकन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य
अंकन करना, ये क्या कहलाता है? तो मूल्य का अंकन करना यानी मूल्यांकन कहलाता है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूत्र माप और मूल्यांकन संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी कि आपका मूल्यांकन बराबर आपका मापन प्लस मूल्य निर्धारण है। अगर सूत्र की बात की जाए तो मापन और आपका हो जाता है प्लस आपका मूल्य निर्धारण। क्या है? तो मूल्य निर्धारण। ठीक है ना। और देखिए, मूल्यांकन के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है, यानी लगाया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर क्या पता लगाया जाता है? कि कितना ज्ञान अर्जित किया है और कितना उसे दिया जाना बाकी है। कि मतलब आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हम कितना ज्ञान बच्चे को दिया गया है और अभी कितना ज्ञान उसको बाकी है ना। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ते रहते हैं, फिर एक टाइम आता है जो टेस्ट होते हैं, फिर एक टाइम आता है तो एग्जाम होते हैं। एग्जाम किस लिए होते हैं? टेस्ट किस लिए कराए जाते हैं? इसीलिए तो कराए जाते हैं ना कि पता लगाया जाता है कि जितना सिखाया गया उसमें से बच्चों को कितना आया है। तो जहां पर बच्चों को नहीं आता है, जहां पर चीजें रह गई होती हैं, तो वहीं से स्टार्ट किया जाता है। यानी ये कहने का मतलब है जो उसमें अभी चीजें रह गई हैं उसकी पूर्ति की जाती है। यही तो होता है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को मूल्यांकन कहा जाता है। अब अगर बात की जाए कि जैसे किसी चीज की गुणवत्ता, महत्व, मात्रा या मूल्य का आंकलन या गणना करना, जैसे डॉक्टर रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। अब डॉक्टर कैसे रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं? भाई डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो पहले उसमें देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे मेडिसिन दी जाती है। फिर उसके बाद फिर दोबारा जाता है बंदा, तो क्या होता है? फिर उसमें यही होता है कि अभी इसमें क्या कमी रह गई है, यानी अभी क्या चीजें अभी देनी है, कौन सी डोज देनी है, तो वो सब चीजें, यानी ये मूल्यांकन ही तो है। तो इस तरह से हो जाता है। क्या उन्होंने मूल्यांकन कर लिया है कि उनका अगला कदम क्या होगा? यानी मूल्यांकन किया गया, जैसे डॉक्टर ने मरीज का क्या किया? मूल्यांकन किया। उसके बाद अभी अगला कदम क्या करना है? भाई चीजें नहीं ठीक हो पा रही हैं, या कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम बढ़ रही है, या प्रॉब्लम घट रही है, लेकिन उस तरह से नहीं घट रही है जिस तरह से घटनी चाहिए प्रॉब्लम। तो आखिर इसकी वजह क्या है उसका पता लगाया गया, है ना। फिर उसके बाद उसका इलाज किया गया। तो ये सब क्या है? ये मूल्यांकन तो है। तो और मूल्यांकन हमेशा चलता है, सभी का मूल्यांकन चलता है। आप स्टडी लाइन में जाए तब भी आपका मूल्यांकन चलता है कि भाई आपका एग्जाम कराया जाता है। आप अगर मरीज है डॉक्टर के पास जाएंगे तब भी आपका मूल्यांकन होगा। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आपका देखिए मूल्यांकन से तात्पर्य, यानी थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मूल्यांकन से तात्पर्य आकलन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया, यानी जो ये प्रक्रिया हो जाती है मूल्यांकन की, ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये व्यवस्थित प्रक्रिया है। और यानी कि आप क्या करते हैं और किसी चीज में मूल्य, योग्यता या मूल्य के बारे में निर्णय पर पहुंचने के लिए इसे कैसे करते हैं। यानी क्योंकि ये भी तो देखा जाता है भाई, बच्चे का जब आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो बच्चों को पहले आपने सिखाया, तो बच्चों को आपको पता है कि हमने बच्चों को जितनी चीजें सिखानी चाहिए थी वो हमने सिखा दी। लेकिन क्या हुआ, फिर जब आपने टेस्ट लिया तो कुछ चीजें उसमें रह गई। तो जब चीजें वो रह गई, बच्चा नहीं कर पाया, तो आपको ये है कि हमने कितना कराया था उसमें से बच्चों को कितना आया है, और जो नहीं आया है उस चीज पे हम वर्क करेंगे। तो ये चीज हो जाती है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों की मूल्यांकन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सोपान को देखते हैं, और सोपान को हम लोगों ने क्या क्या इसमें देख लिया किताबी भाषा में। अब समझ लेते हैं अपने तरीके से। तो जो सोपान होता है, ठीक है ना, सोपान, तो इसमें क्या है? मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। क्या किया जाता है सोपानों में? तो इसके आधार पर बच्चों को कैसा, तो शैक्षिक आपका हो जाता है, शैक्षिक और व्यावसायिक। व्यावसायिक मतलब जो व्यवसाय होता नहीं है,
तो जो शैक्षिक हो जाता है, व्यावसायिक हो जाता है, वो निर्देशन दिए जाते हैं, यानी कि आप क्या चूज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या आपको फ्यूचर में करना है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों और इन जो ये है यानी व्यवहारों का ज्ञान संभव हो पाता है। किसके द्वारा? तो सोपानों के द्वारा। और मूल्यांकन के जरिए क्या किया जाता है? तो मूल्यांकन के जरिए छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। तो बिल्कुल ज्ञान होता है, क्योंकि बच्चा भी ये जानता है, जैसे आप शिक्षक हो तो शिक्षक को तो पता ही चल जाता है कि हमने टेस्ट लिया, बच्चे में क्या कमी रह गई, और बच्चा भी ये समझता है, जो स्टूडेंट है वो भी ये जान पाता है कि हमारा मूल्यांकन किया गया है तो हमारे में क्या प्रॉब्लम है। यानी मूल्यांकन के जरिए क्या होता है? तो छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है, उसने कितनी प्रगति कर ली है और उसमें भी क्या चीजें बाकी रह गई हैं, तो वो उसका ज्ञान हो जाता है मूल्यांकन के जरिए। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, ठीक है ना। और मूल्यांकन को अगर बात की जाए, ये कितने भागों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा गया है। मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हो जाते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है रचनात्मक। फर्स्ट नंबर पर क्या हो जाता है? तो रचनात्मक हो जाता है। और सेकंड नंबर की अगर बात की जाए तो योगात्मक हो जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रचनात्मक और योगात्मक हो जाता है। ये किसके प्रकार हो जाते हैं? तो ये मूल्यांकन के 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षक के लिए शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की उपयोगिता। तो इसके लिए प्रत्येक अध्यापक को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापक को शैक्षिक परीक्षाओं के शैक्षिक उपयोग एवं उनकी परिसीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसे किसी भी परीक्षण की गुणवत्ता को निश्चित करने वाली कसौटियां तथा उन कसौटियों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं संकलित करने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें परीक्षण तैयार करने की योजना तथा उनके लिए प्रश्नों या पदों को लिखने का ज्ञान होना चाहिए। प्रधानाध्यापक यहाँ पे अध्यापक को विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी एवं प्रभावशाली परमापिकृत परीक्षणों का चयन करने का ज्ञान होना चाहिए और वह उचित एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षण का प्रशासन कर सके। उसे परीक्षणों से प्राप्त प्राप्तांकों की उचित व्याख्या करना तथा उनकी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। उपरोक्त तत्वों के आधार एवं ज्ञान एवं अभ्यास से अध्यापक शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन उचित प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो मूल्यांकन के क्षेत्र देखिए, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। R.S. वर्मा के अनुसार मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में किसका मूल्यांकन किया जाए, प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। बिल्कुल भाई, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रश्न का उत्तर है, आपने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया तो उसने अगर प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे लिया तो यानी क्या हुआ कि उसका निर्धारण हो गया कि हाँ इस बच्चे को आ रहा है। अगर उत्तर नहीं दे पाया, यानी क्या है, जो प्रश्न का उत्तर है वही निर्धारित करता है। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। ये आयाम शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। संक्षेप में मूल्यांकन का संबंध केवल छात्र की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। अतः मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के अग्रलिखित प्रमुख पक्ष होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान। तो ज्ञान यहाँ पे देख लीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है ज्ञान। मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आप पता लगा सकते हैं कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। बोध तथा अवबोध। बोध से तात्पर्य है कि छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने में क्षमता रखता है। यानी क्या होता है, इसमें तर्क शक्ति का परीक्षण हो जाता है कि भाई एक क्वेश्चन आपने पूछा,
ठीक है ना। तो जब आपने जैसे कहते हैं ना अपसारी और अभिसारी, ये भी आप लोग डिटेल में इसके बारे में भी जानेंगे। तो अपसारी का मतलब क्या होता है, आपने बच्चे से एक क्वेश्चन किया, बच्चे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो सारे बच्चे आपको आंसर तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे लेकिन सभी के आंसर अलग अलग होंगे। और एक होता है अभिसारी, यानी एक क्वेश्चन है उसका आंसर चाहे जितने भी बच्चे हों वहां पे एक ही आंसर वो देंगे। ठीक है ना। जैसे आपने पूछा लाल किला कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब क्या हुआ, इसका जवाब ये हुआ जो बच्चों को पता है तो वो दिल्ली ही बताएंगे, है ना, दिल्ली ही बता, और उसका आंसर भी दिल्ली ही है। तो यानी ये आपका जो क्वेश्चन हो गया ये अभिसारी हो गया। और अपसारी का मतलब ये क्या हो गया, जैसे आपने बच्चों से कहा कि बच्चों बताओ तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से जानवर हैं, ऐसा क्वेश्चन कर लिया। या आप बताओ कि जो पौधे हैं आपके यहाँ पौधे लगे हुए हैं तो उनकी कुछ विशेषता बताओ, तो वो बच्चे विशेषता बताएंगे लेकिन आंसर वो अपने अपने तरीके से देंगे, है ना। कुछ कहेंगे कि हमारे यहाँ जो पेड़ लगा है वो छोटा है, कुछ बताएंगे तो बड़ा है, कुछ बताएंगे उसकी पत्तियां नुकीली होती हैं, नुकीली हैं, कुछ बताएंगे उसकी पत्तियां गोल है चिकनी है, मतलब बताएंगे उसी के बारे में लेकिन आंसर अलग अलग होंगे। या जानवर की बात आपने पूछी तो वो बताएंगे जिसके यहाँ जैसा, किसी के यहाँ कुत्ता है किसी के यहाँ बिल्ली है, तो मतलब वो बताएंगे लेकिन आंसर सब देंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये अपसारी हो जाता है। तो इस तरह से तो बोध या अवबोध, यानी बोध से तात्पर्य कि छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखते हैं, है ना, वो कई तरह से आपको आंसर दे सकने में निपुण होते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो आपको जानकारी हो गई कि हाँ बच्चों को आपने जो सिखाया था उसको वो कई ढंग से बता पाते हैं। उसके बाद हो जाती है सूचना, छात्र ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया है। कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं से है। और आपका हो जाता है प्रवृत्तियां अभिवृत्तियां मूल्य, यह देखना कि छात्र की अपने विषय में अपने मित्रों से अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियां अभिवृत्तियां मूल्य हैं। बुद्धि, यह ज्ञात करना कि कुछ छात्र क्यों भूल करते हैं तथा त्रुटियों की क्यों पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि आप बुद्धि की जांच कैसे करेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन दिया और वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर जो भी आपने प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए दिया वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बार बार उसमें भूल कर रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं और त्रुटियां फिर से यानी दोहरा भी रहे हैं, यानी आपने अगर कहा एक बार नहीं सही है दोबारा उसको सही करो फिर भी वो भूल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। योग्यताएं, छात्रों की उपयोगिताओं का ज्ञान करना। योग्यताएं सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। रुचियां, रुचि का मतलब इंटरेस्ट, है ना, जब बच्चे क्या करते हैं किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं तभी बच्चे सीख पाते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कहते नहीं कि पानी भी तो कोई आपकी मर्जी से नहीं पिएगा, जब उसको प्यास होगी तभी वो पिएगा। वही वाली चीज हो गई कि बच्चा अगर पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो पढ़ेगा, वरना वो अगर आप उसको जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो वो बुक तो आपके सामने खोल देगा लेकिन आप क्या समझो कि वो पढ़ ही रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि रुचि यानी इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है, अगर बच्चा चाहेगा तभी पढ़ेगा। तो वही चीज हो गई, इसका संबंध किसी वस्तु विषय या क्रिया की पसंद करने या ना करने से है। अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। छात्रों की त्रुटियां देखिए क्या है, सीखने का एक हिस्सा होती हैं और इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र की इस बात की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है। त्रुटियों का ज्ञान हो जाने पर उनके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रुटियों की बात आई तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि त्रुटियां जो होती है वो सीखने का एक हिस्सा होती है, ये नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हो, मनुष्य क्या होता है गलती करके ही सीखता है। ऐसा नहीं कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसको डांटो या मारो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसकी गलती में सुधार करने की कोशिश करो, क्योंकि गलती करके ही मनुष्य सीखता है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं होता है जो गलती करना यानी त्रुटियां करना। शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास तथा निरीक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका मापन किए बिना कोई भी मूल्यांकन पद्धति अधूरी रह जाएगी। यानी जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपका जो है सही नहीं है तो क्या आप स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, या मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है तो क्या आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, नहीं ना। तो ये चीज हो जाती है यहाँ पे।
तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और महत्व क्या है। तो मूल्यांकन यानी मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उससे उनका विकास की सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन से हैं इसके बारे में पता लगाया जाता है। और मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्यक्रम की आलोचनात्मक जांच करती है, बिल्कुल। और इसमें किसी कार्यक्रम की गतिविधियां, विशेषताओं और परिमाणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना शामिल होता है। और इसका उद्देश्य किसी कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेना, उसकी प्रभावशीलता में सुधार करना या प्रोग्रामिक निर्णयों को सूचित करना हो जाता है। और मूल्यांकन की आवश्यकता महत्व जो आपका हो जाता है, देख लेते हैं। मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र पे महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही अपेक्षा वर्तमान जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है, बिल्कुल जटिल हो गया है। क्योंकि आज देखिए, इतना ही देख ले, कंपटीशन कितना टफ हो गया है। पहले क्या होता था, इतना टफ नहीं होता था, लेकिन आज बहुत ज्यादा टफ है ना। क्योंकि कहते हैं कि पहले के लोग भी बहुत अच्छे, ये नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये कही जा रही है कि इतना टफ कंपटीशन नहीं था। अच्छे, पहले अच्छों की पहचान की जाती थी, अब अच्छे हैं उसमें से भी अच्छे, क्योंकि एक अच्छा होता है, फिर एक बहुत अच्छा होता है, और फिर एक बहुत बहुत अच्छा होता है ना। यही तो प्रक्रिया चल रही। बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है, यही चीज तो है ना। तो आज क्या है, आज यहाँ पे आना पड़ेगा, या ये चीज और ये चीज को हटा के तभी आप लाइन में लगे रहोगे। अगर यहाँ पे आप बहुत बहुत अच्छे नहीं बन पाए, यानी आपने बहुत अच्छी स्टडी नहीं की, तो आप लाइन से बाहर बाइकाट कर दिए जाओगे। यही तो है ना आज का नियम। तो ये चीज हो गई, यानी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो और जीवन भाई, जब कंपटीशन टफ है, हर एक चीज जीविका पाने के लिए, क्षेत्र वो कोई सा भी हो, क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी आप जाएं, हर जगह उतनी ही लंबी लाइन लगी है, और उसी लाइन में आपको जगह बनानी है। और अगर आपने जगह नहीं बनाई तो आप लाइन से बाहर हो, ये चीज है। तो जीवन बहुत ही ज्यादा जटिल हो गया है। एक छात्र विद्यालय में प्रवेश तो ले लेता है, परंतु जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में अपने को असफल पाता है। यह असफलता उसे निराशा में डुबो देती है। अतः इस बात की परम आवश्यकता है कि छात्र की विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं, कुशलताओं आदि का मूल्यांकन करके उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने का परामर्श दिया जाए। मूल्यांकन इस कार्य में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। इस विषय में वर्मा लिखते हैं, मूल्यांकन के द्वारा छात्र को परामर्श तथा निर्देशन भी प्रदान किया जाता है। छात्रों को विभिन्न आयामों का मापन करके यह निश्चित किया जा सकता है कि छात्र को कौन कौन से विषय का अध्ययन करना चाहिए, उसे किस प्रकार का पाठ्यक्रम लेना चाहिए। मापन के द्वारा न केवल शैक्षिक निर्देशन ही वरना व्यावसायिक निर्देशन देने का भी कार्य किया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, बच्चा क्या है, अभी आप स्टडी बच्चे को करा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे को आगे आने वाले भविष्य में उसे रोजगार भी तो चाहिए, व्यवसाय भी तो चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ के और उसको रोजगार नहीं मिला, तब भी तो बच्चा किसी काम का नहीं रहा। और अब बच्चा क्या है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं पढ़ा होता है, वैसे तो पढ़ाई अच्छी चीज है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपके लिए पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पे काम तो लगता ही है। अभी यहाँ तक कि आज का दौर तो ऐसा है, अगर शॉपिंग भी करेंगे तो बिना पढ़े लिखे लोग शॉपिंग भी नहीं कर सकते। यात्रा तो आप जानते ही, यात्रा नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं कहाँ पे कौन सा स्टेशन है, कहाँ पे क्या है, टिकट में कितने रुपए का टिकट है, मतलब हर एक चीज जो भी प्रक्रिया है, हर चीज में पढ़ाई जरूरी है। लेकिन सबसे मेन चीज तो ये है कि रोजगार भी तो बहुत जरूरी है। तो अगर व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो बच्चे पढ़ लिख कर तो अब तो वो किसी लायक भी नहीं बचे। ये भाई जाके कहीं मजदूरी ही कर ले तो वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अब इतना पढ़ गए हैं, उन्होंने उस लेवल की पढ़ाई कर ली है। अब वो बताएं कि वो तो अब ऐसा ही वर्क कर सकते हैं जो उनके स्टडी से रिलेटेड हो, है ना। अब वो ऐसा कोई वर्क नहीं कर पाएंगे जो हर इंसान कर रहा है, जैसे जिनने एजुकेशन नहीं ली है वो कर रहा है। तो अब क्या आप कहेंगे, जिसने स्टडी ले ली है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो क्या वो वहां पे वो वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हो जाती है कि मापन के द्वारा न केवल शैक्षिक निर्देशन ही वरना व्यावसायिक निर्देशन देने का भी कार्य किया जा सकता है। बिल्कुल। उसके बाद आपका हो जाता है
मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि किस विषय में कितना जानता है तथा अध्यापक को अपने शिक्षण में कितनी सफलता मिली है। जब छात्रों को उनकी दुर्बलता और गुणों का क्या हो जाता है, शैक्षिक मापन ज्ञान हो जाता है, तो वे अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अतः स्पष्ट है कि मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व केवल छात्र के दृष्टिकोण से ही नहीं वरन शिक्षक, अभिभावक एवं समाज के दृष्टिकोण से भी है। मूल्यांकन की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में सभी के लिए उपयोगी है, जो निम्न प्रकार से है। यानी ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए जब मूल्यांकन होता है तो उसमें सिर्फ छात्र ही का नहीं बल्कि अभिभावक जो हो जाते हैं, शिक्षक हो जाते हैं, सभी का मामला होता है उसमें, है ना, ये चीज हो जाती है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, इसमें देखने कितने पॉइंट्स आपके रह गए, अभी तो पॉइंट्स आपके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता और अभिभावकों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। तो यहाँ पे देख लेते हैं छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता अग्र कारणों से मूल्यांकन छात्रों को इस बात का ज्ञान कराता है कि उनमें क्या क्या दोष हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब मूल्यांकन होता है तभी छात्रों को पता चलता है कि उनमें क्या क्या दोष हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। तभी तो पता चलेगा, जब दोष पता चलेंगे तभी उनसे छुटकारा पाने के लिए उपाय भी किए जाएंगे, यही तो होगा ना। गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त कर छात्रों को सरलता से सुधार सकता है। मूल्यांकन छात्र की प्रगति करने की प्रेरणा देता है। मूल्यांकन छात्र को अपने कार्य एवं कार्य के वास्तविक स्तर में अंतर बताता है। मूल्यांकन छात्र को यह बताता है कि वह उनकी योग्यता के किस प्रकार सुधार कर सकता है। मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे छात्र किसी कार्य को ठीक या निर्धारित समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उसमें तत्परता का विकास होता है। मूल्यांकन छात्रों की इस बात की भी ज्ञान कराता है कि वह सीखने की प्रक्रिया में किस स्तर तक पहुंच गया है। इस प्रकार मूल्यांकन छात्रों की प्रगति की जांच कराता है। मूल्यांकन से छात्रों में स्पर्धा की भावना का उदय होता है। वे अपनी अयोग्यता तथा छात्रों की योग्यता से प्रभावित होते हैं। वे भी अपने और योग्य श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करते हैं। क्रोनबैक के अनुसार मूल्यांकन छात्रों को इस बात का ज्ञान कराता है कि अपने व्यवहार को किस प्रकार परिवर्तित एवं विकसित करना है। छात्र मूल्यांकन के परिणामों से अवगत होकर और अधिक श्रम करते हैं। मूल्यांकन से छात्र आत्म प्रकाशन और भाव प्रकाशन के अच्छे अवसर प्राप्त करते हैं। शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से अध्यापक को यह निर्णय करने में सहायता मिलती है कि उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां किस सीमा तक उपयुक्त हैं। क्योंकि बिल्कुल जब शिक्षक को ये पता चल जाता है कि जो वो विधियां अपना रहे हैं, क्या वो विधियां बच्चों के जो है फायदेमंद है। अगर फायदेमंद नहीं होती हैं तो उन विधियों को वो चेंज कर देते हैं और दूसरे तरीके से पढ़ाने लगते हैं। क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है शिक्षक का, कि बच्चों को ज्ञान हो, बच्चों में कोई कठिनाई ना रह जाए, है ना। तो बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो, लेकिन डाउट्स तभी क्लियर होंगे जब उनकी विधि जो है वो बेहतर से बेहतरीन होंगे। तो वो क्या करते हैं, तो इनसे जब इनकी जानकारी होती है तो वो अपनी विधियों को चेंज कर देते हैं, है ना। मूल्यांकन के माध्यम से अध्यापक कक्षा में समस्त छात्रों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से अध्यापक को यह भी ज्ञात हो जाता है कि छात्र किस विषय में कमजोर है। बिल्कुल, इससे ये भी पता हो जाता है कि छात्र किस विषय में कमजोर है, उसी विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि छात्रों की समस्या किस प्रकार की हैं, बिल्कुल कौन सी वस्तु उनकी प्रगति में बाधक है और वो कैसे दूर की जा सकती है। मूल्यांकन द्वारा अध्यापक को शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति या अप्राप्ति का पूर्व ज्ञान होता है। यदि छात्र अध्यापक के प्रयास के पश्चात भी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं तो अध्यापक अपनी त्रुटियों तथा असावधानियों के प्रति सजग हो जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन उसे भविष्य के लिए सतर्क करता है। बिल्कुल सही है। मूल्यांकन अध्यापक को शिक्षक के परिणामों और छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान कराता है। कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के छात्र आते हैं। मूल्यांकन द्वारा अध्यापक असाधारण योग्यताओं वाले छात्रों और मानसिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप वह असाधारण योग्यता वाले छात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है और पिछड़े बालकों के
लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर सकता है। छात्रों की योग्यताओं और उपलब्धियों का ठीक ज्ञान मूल्यांकन द्वारा होता है, जिससे छात्र वर्गीकरण सरलता से किया जा सकता है। बिल्कुल ये चीजें हो जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शिक्षक को भी नॉलेज हो जाती है कि छात्र में क्या कमियां हैं, उनको किस तरह से सुधारा जाए। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। उसके बाद आपका हो जाता है अभिभावकों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। तो अभिभावक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता को अग्रलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। मूल्यांकन छात्रों और अध्यापकों के लिए ही केवल उपयोगी नहीं है, वरन इससे अभिभावक भी अपने बालकों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भाई बिल्कुल, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे कमजोर है, उसको किस चीज की नीड है, उसको क्या परेशानी है ना। ये सभी चीजें अभिभावक समझ जाते हैं, जान जाते हैं। प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को विद्यालय में ज्ञानार्जन करने तथा नैतिक विकास करने के लिए भेजता है। बालक विद्यालय की किस सीमा तक प्रगति कर रहा है, इसका ज्ञान अभिभावक को उस समय ही हो सकता है जबकि छात्र का विद्यालय में उचित मूल्यांकन करने के पश्चात उसका प्रगति पत्र देखने को मिलता है। मूल्यांकन बालकों के विषय में पूर्ण सूचना प्रदान करके अभिभावकों को उनमें सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। मूल्यांकन द्वारा अभिभावकों को छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अतः वे उन्हें उनकी रुचियों के अनुकूल सुविधाएं प्राप्त करके व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ये चीज तो बिल्कुल सही है भाई। गार्जियंस को भी ये हक होता है कि बच्चों को और हक क्या मतलब उनका ये इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, उनका बच्चा कैसा है, किस विषय में कमजोर है। तो ये सभी चीजों की जानकारी गार्जियंस को होनी चाहिए, और गार्जियंस को प्राप्त होती है कब, जब उनका रिजल्ट बनता है ना। तो उनको पता हो जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे कमजोर है, किसमें उसकी मजबूत पकड़ है। तो इन सभी चीजों पे जानकारी हो जाती है, किसके द्वारा, तो मूल्यांकन के द्वारा जानकारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में सेकंड जो आपका हो जाता है लेक्चर, इसको कंप्लीट किया। इसमें हमने मापन और मूल्यांकन के बारे में डिटेल में डिस्कस की। अगर कहीं पर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, या कोई डाउट रह गया, कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और आई होप आप लोगों को सेशन तो अच्छा ही लगा होगा। क्योंकि आप लोगों को हम हर एक चीज ये रखते हैं कि आप लोगों को हर एक चीज सरल भाषा में बताई जाए, जिससे आप लोगों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि इसमें ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है, और भी आपके जो समावेशी शिक्षा है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ शब्दों का हेर फेर वाला मामला है कि अगर आपने शब्दों को समझ लिया कि ये कहना क्या चाहता है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन आप इन्हीं को नहीं समझ पाएंगे कि मूल्यांकन होता क्या है, मापन होता क्या है। ऐसे समावेशी शिक्षा, अब आपका ये भी कंटिन्यू चलेगा, उसमें भी बात आ गई तो हम बता देते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा, अब आपसे क्वेश्चन आ गया समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि समावेशी का मतलब होता है समान शिक्षा। तो जब आपको पता है कि समान शिक्षा, तो आप आराम से कर पाएंगे कि भाई समान शिक्षा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या अमीर हो या गरीब हो, या किसी ऊंचे तबके से आया है, नीचे तबके से आया है। मतलब कहने का मतलब है एक ही छत के नीचे एक प्रकार की शिक्षा देना समान शिक्षा होती है, यानी सभी को समान शिक्षा। लीजिए, हो गई समावेश शिक्षा। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को आप समझें, रटन पद्धति पे ध्यान ना दें। ज्यादा रटन पद्धति नहीं, कुछ चीजें हैं जो याद करनी रह जाती हैं, लेकिन हर एक चीज पे अगर आप रटन पद्धति जो विधि है वो अपनाएंगे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा रटन पद्धति पे ध्यान ना दें और चीज़ों को अच्छे से समझें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।